सभी को स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, सभी को स्क्रीन शो हो रही है? चलिए, आज हम वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6। किसकी यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं? ब्लॉक कौन सा है हमारा? फोर्थ ब्लॉक की यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं और उस यूनिट का नाम क्या है? एल्डरली केयर। ओके, एल्डरली का मीन्स सभी को पता है। एल्डरली का मीन्स क्या है? एल्डरली का मीन्स किससे है? हाँ, एवव 60 इयर्स से जो ऊपर है उनके लिए जो हम केयर उनको प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग फिजिकली, मेंटली, न्यूट्रिशनली, दैट इज कॉल्ड एल्डरली केयर। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, हम देखें थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है। Owing to the increase in life expectancy and decline in birth rate, worldwide the elderly population is rapidly growing. अगर हम देखें वर्ल्ड वाइडली तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो जल्दी ग्रो कर रही है कंपेयर टू द एडल्ट और चाइल्ड एजेस। ठीक है, इट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न साइंस। By 2050, the elderly population is likely to grow to almost 2 billion और लगभग 2050 या 2050 तक जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? लगभग 2 मिलियन। ओके, मेजॉरिटी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। Elderly population is the fastest growing population in India. ठीक, it was 6.7% in 1990 and is likely to be 10% in 2001। और देखा जाए तो एल्डरली पॉपुलेशन है वो इंडिया में भी तेजी से फास्टली ग्रो हो कर रही है। अगर देखा जाए तो पहले जो 1991 में जो एल्डरली पॉपुलेशन थी वो थी 6.7% और अभी 2021 में देखा जाए तो जो एल्डरली पॉपुलेशन वो अब कितनी हो गई है? 10% हो गई है। ठीक, बिटवीन 2001 to 2051 the number of old age 70 years and older is projected to increase 5-fold than that if the old age 80 years and older is expected to increase 4-fold। और अगर हम देखा जाए तो 2001 से लेकर 2051 मीन्स 2051 तक के बीच में अगर देखा जाए तो जो ओल्ड पर्सन है जिनकी एज 70 या 70 से ऊपर होगी वो कितने कितने गुना बढ़ जाएंगे? 5 गुना बढ़ जाएंगे। जबकि जो जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है तो वो कितने गुना बढ़ जाएंगे? 4 फोल्ड्स बढ़ जाएंगे, 4 गुना बढ़ जाएंगे। ओके, द एवरेज रिमाइनिंग लेंथ ऑफ लाइफ इज अराउंड 18 years, 6.7 years फॉर मैन, 18.9 years फॉर वुमन एट द एज 60 years एंड 12 लेटर कुछ नहीं है इसमें। आधा ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो तो 5 डेकेड्स। यहाँ हमको सिर्फ इतना याद रखना है, ये चीज याद रखना कि जो एल्डरली पीपल्स है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो? एक 60 एंड 75 ईयर्स, 60 साल से लेकर 75 साल के बीच के जो ओल्ड एज होते हैं वो एडल्ट ओल्डर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यंग ओल्ड। क्या बोलते हैं उन्हें? यंग ओल्ड। और जो 75 साल या उससे ऊपर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओल्ड। ठीक है, और एल्डरली एज में क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो फिजिकली और मेंटली क्या हो जाते हैं? थोड़े से
physically active or mentally, the first category of the people is comparatively physically active and mentally. जो जो यंग ओल्ड है, हाँ ये स्पीकर म्यूट कर लें, अरे स्पीकर म्यूट कर लो, ठीक है। तो जो यंग ओल्ड है वो फिजिकली एक्टिव होते हैं, मेंटली अलर्ट रहते हैं, एंड दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क, और अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन द सेकंड कैटेगरी जो है अबव द 75 ईयर्स, वो फिजिकली फ्राइल मीन्स फिजिकली भी क्या कमजोर हो जाते हैं, विथ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स लाइक, और उनमें बहुत सारे इम्पेयरमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि विजन लॉस होना या फिर बहुत कम दिखाई देना, हियरिंग लॉस होना या हियरिंग डेफिशिएट होना, ठीक है, लोकोमोशन होना, एंड द पीपल नीड स्पेशल, और ऐसे जो पीपल्स हैं या वैसे जो ओल्डर पीपल्स हैं एल्डर, तो उनको क्या है, फिर जो केयर है स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, उन्हें स्पेशल केयर की डिमांड रहती है। ओके, अब आगे देखिए, हम यहां से पढ़ते हैं एज रिलेटेड चेंजेस इन वेरियस बॉडी सिस्टम्स। ओके, देखिए क्या है इसमें, एज रिलेटेड मीन्स एज के अकॉर्डिंग, एज से संबंधित जो चेंजेस है बॉडी के अंदर जो आते हैं, बॉडी सिस्टम्स जो पाए जाते हैं, उनमें कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजमेंट आते हैं, ठीक। जैसे कि एजिंग इज अ प्रोग्रेसिव एंड यूनिवर्सल फिनोमिनन encompassing gradual loss of cells resulting in declining in organ functional abilities। मीन्स एज है वो एक प्रोग्रेसिव एंड यूनिवर्सल फिनोमिना है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, यूनिवर्सल फिनोमिना है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी उम्र बढ़ेगी, ठीक। एंड ग्रेजुअली जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो एक टाइम पीरियड पर आकर उसकी जो सेल्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं उनका जो लॉस होने लगेगा, और रिजल्ट क्या रहेगा, और जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम पाए जा रहे हैं, उनकी जो एबिलिटी है, फंक्शनल जो एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक। कॉन्सिक्वेंटली देखें, इवन द बेसलाइन फंक्शंस ऑफ द बॉडी आल्सो गेट्स वास्टेड, और जो बेसलाइन फंक्शंस है जो बॉडी के, जो सबसे बेसिक फंक्शंस है कि जो तो रेगुलर या अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए, वो भी क्या हो जाते हैं, अल्टर्ड हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, उसमें भी बदलाव आ जाते हैं, ठीक। एज रिलेटेड चेंजेस अफेक्ट द फंक्शन ऑफ एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी इवन इन द हेल्थीएस्ट ओल्डर पीपल, और एज के साथ ही बॉडी के बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स और फंक्शंस हैं, उनमें क्या बदलाव बदलाव आ जाते हैं और चेंजमेंट आ जाते हैं। जैसे कि देखें, हार्ट आउटपुट डिक्लाइंस, जो एल्डरली पीपल्स होते हैं उनमें जो हार्ट का जो क्या होता है, आउटपुट होता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। इसके साथ ही क्या रहता है, हियरिंग फेट्स, हियरिंग भी लॉस हो जाती है, लंग लिवर एंड किडनी फंक्शन स्लो हो जाते हैं, वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट्स मेक्स पेन एंड अनवेलकम कंपेनियन, और इसके साथ ही कहीं चोट या घाव हो जाते तो उन्हें हील होने में टाइम लगता है, जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक। सो द the normal age related changes may be accompanied by chronic health problems such as diabetes और heart disease, और इसके साथ ही क्या होता है, बहुत सारी क्रोनिक हेल्थ डिजीज या हेल्थ कंडीशंस भी कभी कभी अराइज हो जाती हैं, रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड एंडोक्राइन रिलेटेड जो डिजीज है वो भी पेशेंट में देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज और भी मैनी मोर्स, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ मैनी सच और क्रॉनिक कंडीशंस में इंक्लूड वन और मोर मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर रेगुलर यूज, और इनका मैनेजमेंट क्या है कि क्रॉनिक कंडीशंस है तो उस टाइम पर हम वन या उससे ज्यादा मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर रेगुलर यूज करें उसको, ठीक है, उन मेडिकेशंस को। ऑल्दो medications may relieve symptoms
improve the quality of life, and in some cases increase the life span. They are not without risk. और जो मेडिकेशंस हम उसे दे रहे हैं उससे क्या होगा, उस जो बीमारी के जो सिम्टम्स है उनसे उसे उन्हें रिलैक्स मिलेगा, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मीन्स जो लाइफ की क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। एंड सम केसेस में क्या होगा, इंक्रीज द लाइफ, और कुछ केसेस में क्या होता है, लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। एंड दे आर नॉट विदाउट रिस्क, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो बिना रिस्क के रहेंगे, ठीक है। For example, research has shown that taking 4 or more prescription drugs is an independent risk factor for a fall injury, which can put an independent older adult into the rank of the frail elderly. और जब हम उसे बहुत ज्यादा मेडिकेशंस देंगे तो उसमें चांस होते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स उसे देखने को मिल सकते हैं हमें, और वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं बहुत सारी इंजुरीज के, बहुत सारे और भी किसी डिजीजेस के, ठीक। एजिंग इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ, बट द एज डू बिकम वल्नरेबल टू डिजीज, ठीक है। एज जो एजिंग है, जो उम्र है उसका बढ़ना किसी कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि उम्र का बढ़ना बीमारियों को बढ़ावा देने की एक कंडीशन या एक अवस्था है। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो एल्डरली पीपल्स है उनकी जो एज होती है वो बढ़ती है, तो वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आ जाते हैं। जिनका वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जिसमें जो बीमारी है, कोई भी बीमारी को एक्सेप्ट या फिर किसी भी बीमारी को लगने के जो चांस है या होने के चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और पेशेंट है वो बहुत ही प्रोबेबल हो जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है किसी भी डिजीज को जल्दी से कैचअप करने में, ठीक। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? वल्नरेबल ग्रुप्स कौन क्या होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स? नहीं, और बताओ। हाँ, तो आपने बाकी का सब सही बताया, आपने उसमें बोला कि जो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, ये गलत बोला। वल्नरेबल ग्रुप्स ऐसे ऐसे ग्रुप के लोगों को या ऐसे ग्रुप वाले मेंबर्स को वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं जिनकी जिनकी इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है उस कंडीशन में, उस अवस्था में, और उस टाइम पर उन्हें कोई भी इंफेक्शन जल्दी से लग सकता है, लाइक अ चिल्ड्रंस, ठीक है, छोटे बच्चे, और इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमन, ओल्डर एज पेशेंट्स, किसी भी इम्यूनो सप्रेसिव जो डिसीज से कोई पेशेंट सफर कर रहा है वो, ये सारे वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए। दीज अlertness, these alterations make the human being vulnerable to various diseases with declining immune responses, poor regenerating capacities, thereby increasing exponentially the morbidity and ultimate mortality amongst them। अब देखिए क्या है इसमें कि जो जैसे ही जो एज है, एज बढ़ती है तो बहुत सारे अल्ट्रेशंस जो ह्यूमन बीइंग में है वो देखने को हमें मिलते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि उनकी इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है, इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। वो जो बॉडी और सेल्स की जो रीजनरेशन पावर है, टिश्यू की जो रीजनरेशन पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड साथ में ही क्या होता है, मॉर्बिडिटी रेट बढ़ जाती है, एंड मोर्टिलिटी रेट भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक। द इंसिडेंस प्रिवलेंस एंड देयर बाय द टोटल बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस इंक्रीजेस विद एज, विच translates into an increased risk of disability and decreased ability to recover from ailments once they occur। और इसके साथ ही क्या रहता है, जो इंसिडेंस और प्रिवलेंस रेट है रिगार्डिंग क्रॉनिक डिजीजेस वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। और जो 70 प्लस जो एज के रहते हैं उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एंड डायबिटीज मेलाइटस, ये जो क्रॉनिक कुछ डिजीज है जो देखने को मिलती हैं या मिल जाती हैं, ठीक।
अब हम इसमें पहला सिस्टम पढ़ते हैं कि उसके रिगार्डिंग जो एल्डरली पीपल्स हैं उनमें क्या चेंजमेंट आते हैं। यहां से हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है BNS 041 में। ठीक, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़े। पहला सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखिए क्या है, देयर इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मायोकार्डियल मसल सेल्स अलोंग with an increase in cell volume and depletion of fat cells and fibrous tissue. Thus, heart gets flabbier but weaker. और क्या रहता है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो थोड़ी सी लॉस हो जाती है, उनकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो हार्ट का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या रहता है इसके साथ ही, आगे देखिए, द हार्ट वॉल्व्स स्टार्ट बिकमिंग थिकेंड, लॉसेस इलास्टिसिटी एंड कैल्सिफिकेशन में सेट इन। और इसके साथ ही जो हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े से थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और उनकी जो इलास्टिसिटी है, जो उनके खिंचाव है, तनाव है, वो लॉस हो जाता है, लूज हो जाता है, और वहां थोड़ा सा कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है या होने लगता है। कैल्सिफिकेशन क्या है, कोई बताएगा? कैल्सिफिकेशन पता है किसी को? हाँ, कैल्शियम का डिपोजिशन होना, दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। ओके, आगे देखिए, द कॉमन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स इंक्लूड हाइपरटेंशन इज। अब वो बता रहा है कि कार्डियोवास्कुलर के रिगार्डिंग कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। तो हमें पता है कार्डियोवास्कुलर के रिगार्डिंग कौन कौन सी डिजीज ओल्ड एज में देखने को मिल सकती है। एक बार देखिए, हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन। अगर आपसे वो पूछता है यहाँ क्वेश्चन में कि द मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इन ओल्ड एज, तो वो कौन सी रहेगी? और हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन एडल्ट एज में, हाँ वही तो बताने चाह रहा हूं, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि एडल्ट जो एल्डरली एज होती है, एल्डरली पीपल्स होते हैं, उनमें जो हाइपर साइलेंट किलर बोला जाता है वो होता है हाइपरटेंशन। लेकिन जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो एज के अकॉर्डिंग साइलेंट किलर है वो भी अलग अलग है। ओके, चलिए आगे देखिए, इश्चेमिक हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, हार्ट ब्लॉक्स, आर्टीरियल फिब्रिलेशन एंड अदर एरिथमियाज, पल्मोनरी एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। ये कुछ कार्डियोवास्कुलर सीवीडीज डिजीज हैं जो एल्डरली पीपल्स है उनमें पाई जाती हैं। जब उनमें जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग चेंजेस आते हैं तो उनमें हार्ट से या सीवीडी कार्डियोवास्कुलर रिगार्डिंग ये डिजीज है जो देखने को मिल सकती हैं। ओके, अब हम देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। सेकंड है रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो अब देखिए रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, in the large airways and bronchi the number of glandular epithelial cells declining, leading to reduced production of protective mucosa and thereby increased risk of infection. अब जो लंग्स हैं, जो रेस्पिरेशन है, जो एयरवे है एंड ब्रोंकाई है, इन नंबर्स में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है वो क्या हो जाती है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है वो नंबर्स में क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, कम होने लगती हैं। एंड जो लीड करती हैं, क्या क्या लीड करेंगी, किसकी तरफ ले जाती हैं, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकोसा एंड देयर बाय इंक्रीज रिस्क ऑफ। और जो प्रोटेक्टिव जो जो रिड्यूस करेंगी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव जो म्यूकोसा है उसका जो बनाना है, उसका निर्माण है, वो कम से कम होगा, और जिसके कारण क्या होगा, जो इन्फेक्शन है उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। ठीक, आगे देखिए,
In small airways and air spaces, loss of supportive elastin and collagen leads to dilatation of alveolar ducts and the air spaces. और इसके साथ ही क्या रहता है, जो स्मॉल एयरवेज और एयर स्पेसेस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जो इलास्टिन और कोलेजन है वो क्या करते हैं, लॉस हो जाते हैं, जिसके कारण जो डायलिटेशन है जो एल्वोलाई का, डक्ट्स का और एयर स्पेसेस का वो हो जाता है थ्रू द एल्वोलाई इंक्रीज, जिसका एल्वोलाई क्या होती है, साइज में इंक्रीज हो जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब इलास्टिसिटी, आपने बैलून देखा है, बैलून, आपने जो बैलून देखा होगा, जब आप बैलून को ब्लो करते हो मुंह से लगाकर, जब उसमें फूंक भरते हो, ब्लो करते हो, तो वो फूल जाता है कि नहीं, और जैसे ही हम उससे एयर जो बाहर निकालते हैं तो फिर से दोबारा से वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है कि नहीं। ये जो बैलून की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पाया जा रहा है वो किसके कारण पाया जा रहा है, हेलो, क्या हो गया, बैलून में आप मुझे बताइए जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जा रहा है वो उसकी इलास्टिसिटी के कारण ही तो पाया जा रहा है। जब उसके अंदर हम एयर ब्लो करते हैं तो उसका सरफेस बढ़ जाएगा कि नहीं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जैसे ही एयर निकालें तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या इलास्टिसिटी हो रही है ना, खिंचाव के कारण वो फूल जाता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमारी एल्वोलाई होती है, लेकिन वहां जो इलास्टिन जो है और कोलेजन जो है, ये क्या करते हैं, ये इनके जो डायलिटेशन हो जाता है, ये मतलब फैल जाते हैं दोबारा से, ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, alveoli increase in size, there is a decrease in their numbers, और साइज बढ़ जाएगा और इनके नंबर्स में ये घट जाएंगे, therefore there is a reduced alveolar surface with less effective gas section, और जिसके कारण जो alveolar surface है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके साथ ही क्या होगा, जो इफेक्टिव जो गैस का एक्सचेंज होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। मीन्स सीधा बात हमें ये समझ में आई कि उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एज रिलेटेड मसल चेंजेस लीड टू पुअर स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, और जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो एफर्ट लगाते हैं हम मसल्स के द्वारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक, and the thoracic cage becomes stiff and rigid due to ossification of costal cartilages and काइपोसिस ऑफ स्पाइन एंड फर्दर हैम्पर्स वेंटिलेशन। और इसके साथ ही क्या होगा, जो थोरेसिक केज है, मींस जो हमारा जो ये छाती का जो एक पिंजरा टाइप में है, जो रिब्स के द्वारा बना हुआ है, थोरेसिक केज जिसे बोलते हैं, वो कैसा हो जाएगा, स्टिफ और रिजिड, एकदम हार्ड और टाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑसिफिकेशन हो जाएगा, जो कोस्टल कार्टिलेजेस है, जो कोस्टल्स कार्टिलेजेस है, कोस्टल का मीन्स होता है रिब्स, जो रिब्स के बीच में जो कार्टिलेज पाए जाते हैं वो कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, और या फिर जो स्पाइन है हमारी, उसमें अगर काइपोसिस हो जाता है, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, ये एकदम हार्ड हो जाएंगे, और जो हमारी जो रेस्पायरेशन है या वेंटिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, काइपोसिस हमारा जो पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उससे रिलेटेड स्पाइन जो है उससे रिलेटेड होती है, और ये 3 प्रकार की होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, कैसा हो जाता है, नहीं कुबड़ एक अलग चीज हो गई, कुबड़ नहीं बोलेंगे हम इसे, है ना, लेकिन क्या रहता है इसमें, जो आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन, जब आप किसी को सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करोगे तो वो थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा इधर या राइट साइड या लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा जो कमर की साइड से है वो थोड़ा सा या तो राइट साइड को ज्यादा दिखेगा या लेफ्ट साइड को ज्यादा दिखेगा। ओके, ओके,
इसको सर्च करके देखना, फिर बताना 3 टाइप का होता है, ये कौन कौन सा होता है और किसको कौन सा बोलते हैं ये, ठीक है। नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू बोथ हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्बिया आर ब्लंटेड इन ओल्ड एज। अब मुझे यहां दो बताइए, दो टर्म आए हैं, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेस ऑफ बोथ हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्बिया ब्लंटेड इन ओल्ड एज। अब ये दोनों क्या है, हाइपोक्सिया क्या है, हाइपरकार्बिया क्या है? वो हाइपो हाइपोक्सीमिया होता है, समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं हाइपोक्सिया, नॉट अ हाइपोक्सीमिया। तो मुझे बताओ हाइपोक्सिया क्या है? दोनों टर्म अलग हैं, हाइपोक्सिया अलग है, हाइपोक्सीमिया अलग है। किसमें? बोलो बोलो। वेरी गुड। सेल्स के वेरी गुड। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का कमी हो जाना, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कमी हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। दोनों टर्म में अंतर समझ में आया? और नेक्स्ट है हाइपर कार्बिया, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? हाइपर का मीन्स क्या होता है? अधिक। कार्बिया का मीन्स होता है CO2। ठीक है। तो टिश्यू में जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगी तो उसमें किसका अमाउंट बढ़ जाएगा वहां? हाँ, समझ में आया? आगे देखिए, द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इज इम्पेयर्ड। और जो ब्रीथिंग पैटर्न है, जो हमारी ब्रीथिंग है, वो भी क्या हो जाएगी? इम्पेयर्ड हो जाएगी। डिक्रीज्ड कफ रिफ्लेक्स एंड सीलियरी एक्शन प्रमोट्स बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन। और कफ रिफ्लेक्स है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। एंड ऑल दी चेंजेस आर वर्सनड बाय स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन। और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे एयर पोल्यूशन और स्मोकिंग के कारण। अब देखिए, द कॉमन रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है जो हो सकती है? निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड लंग कैंसर। ओके, ये सारी रेस्पिरेटरी डिजीज है कि नहीं है, जो देखने को मिलती हैं। ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ये सेम उसी तरीके से है जिस प्रकार से हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेग्नेंट वुमन पढ़ा था हमने। हेलो, है ना? जिस प्रकार से प्रेग्नेंट वुमन के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसी प्रकार से एल्डरली एज में, ओल्ड एज में जो पीपल है, व्यक्ति है, उनके जो बॉडी सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन ऑर्गन्स में या ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि कौन से फंक्शनल रेट डिक्रीज होती है और किस प्रकार की फंक्शनल रेट है वो इंक्रीज होती है। क्वेश्चन वो डिक्रीज और इंक्रीज के अंदर ही बनाकर देगा। ओके। और हमारा जो इससे पहले जो BNS 041 में क्वेश्चन आया था, वह भी इसी प्रकार से आया था, डिक्रीज और इंक्रीज से रिगार्डिंग आया था कि नहीं? अभी बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या था, पहले आप देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। देखिए क्या है, विथ एज ओरल म्यूकोसल मेम्ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग। जैसे एज के साथ ही जो हमारी ओरल म्यूकोसा होती है वो अपनी फंक्शनिंग स्टॉप कर देती है। टीथ आर लॉस्ट ड्यू टू पेरियोडोंटल डिजीज एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैंडिबल। और जो दांतों की डिजीज के कारण जो पेरियोडेंटल कोई भी डिजीज जिसके कारण या फिर एज के कारण क्या होता है, जो दांत है, टीथ है, वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। एंड द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन बिकम्स वीक। और साथ में ही जो हमारे खाना चबाने वाली जबड़े की जो मसल्स होती हैं वो भी कैसी हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। खाना चबाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। द नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स डिक्रीज।
और जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं, स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो जीभ पर, हमारी टंग पर जो पाई जाती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। सिलेवरी सीक्रेशंस आर रिड्यूस्ड, और सिलेवरी सीक्रेशंस क्या हो जाता है, उसमें ऑप्शन में बस यही दिया था कि सिलेवरी सीक्रेशंस आर इंक्रीज्ड, ठीक है, जबकि क्या होता है, सिलेवरी सीक्रेशंस आर रिड्यूस्ड, ठीक है। और आगे देखिए, swallowing mechanism is affected by weakened oropharyngeal muscles and disturbed coordination between oropharyngeal muscles and upper esophageal sphincter। और स्वेलिंग जो मैकेनिज्म है, निगलने की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, वो भी प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ओरोफेरेंजियल मसल्स और अपर ओरोफेरेंजियल स्पिंक्टर है, उनकी मसल्स, दोनों की मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वीक हो जाता है। एंड आगे देखिए, एज अ रिजल्ट एल्डरली पीपल आर ससेप्टिबल टू डिस्फेजिया एंड एस्पिरेशन। यहां से क्वेश्चन आया था कि नहीं? हाँ, 24 पर। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे पता है ना। हाँ, उसने यही पूछा था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में इनमें से कौन सी चीज देखने को मिलेगी। तो एज अ रिजल्ट एल्डरली पीपल आर ससेप्टिबल टू डिस्फेजिया एंड एस्पिरेशन। तो वो क्या कर सकते हैं, एल्डरली एज में जो पीपल्स होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं किस चीज के रिगार्डिंग, उनमें डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है, और एस्पिरेशन, वो एस्पिरेट कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ लिक्विड्स इज डिलेड। और जो गैस्ट्रिक, जो लिक्विड्स हैं एम्प्टी करने के लिए, वो भी कैसे होते हैं, डिले हो जाते हैं, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड यूज ऑफ ड्रग। और जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस हैं वो बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि लाइका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और कोई ड्रग्स यूज कर रहे हैं तब। अब मुझे बताइए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है या वायरस है, और एक कौन सी बीमारी कॉज करता है? हेलो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन जो कारण या कॉज है वो क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, क्लियर हुआ? ओके, आगे देखिए, absorption of multiple nutrients in small intestine is reduced leading to malabsorption। और इसी के साथ क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उनके द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण माल एब्जॉर्प्शन होता है। और माल एब्जॉर्प्शन होने के कारण बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है एल्डरली एज में, ठीक है। और साथ में देखिए, बट स्टीटोरिया इज अनयूजुअल एज पैंक्रियाटिक फंक्शंस रिमेन्स नॉर्मल। और साथ में ही स्टीरोया जो है वो अनयूजुअल पाया जाता है जब पैंक्रियाटिक जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल बने रहते हैं, ठीक।
Steatorrhea. 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 सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके। तो स्टीटोरिया है वो भी क्या करता है, देखिए कहाँ था, कहाँ लिखा है, हम कहाँ पढ़ रहे थे, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज पैंक्रियाटिक, ये रहा। बट स्टीटोरिया इज अनयूजुअल एज pancreatic functions remains normal through the large intestine functions remains normal. Decreased tone of abdominal muscles may affect persistence and evacuation may not be completed. अब स्टीटोरिया क्या होता है, किसी को पता है? वेरी गुड, सही बात है, वाह गुप्ता जी, मजा बांध दिया, है ना? तो स्टीटोरिया क्या होता है? स्टीटोरिया में क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स है उनके द्वारा फैट का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसके हमारे स्टूल है, जो फीसिस है, उसमें फैट की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टीटोरिया। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, वो पूछ सकता है व्हाट्स द मीन्स ऑफ स्टीटोरिया। ठीक है, तो स्टीटोरिया हमें पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइन के द्वारा फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जब फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो स्टूल के अंदर फैट की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे हम जो फैट लेंगे वो उसी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, और ये अफेक्ट करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं कर पाता है और उसमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, लिवर वॉल्यूम, ब्लड फ्लो एंड परफ्यूजन डिक्लाइन विथ एज। लिवर वॉल्यूम और साथ में ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। As a result, the ability to metabolize and detoxify toxins, hormones and drugs is significantly impaired. और साथ में ही जो एबिलिटी है, मेटाबॉलिज्म की जो एबिलिटी है वो, साथ में ही डिटॉक्सिफाई, जो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं वो एबिलिटी, साथ में जो हॉर्मोन्स और ड्रग्स हैं इनकी जो एबिलिटीज है वो भी क्या होती है, डिक्रीज या इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक, द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट क्या क्या है देखिए, हर्निया, नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी डिजीज ड्रग्स, गैस्ट्रोपैथी, पेप्टिक अल्सर, कैंसर ऑफ जीआई, कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा। ओके, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, दैट इज रिलेटेड टू जीआई ट्रैक्ट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखिए क्या है, endocrine functions start declining from the time of puberty। जो एंडोक्राइन फंक्शंस है वो स्टार्ट डिक्लाइनिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो जो डिक्लाइनिंग जो एज होती है जहां से एंडोक्राइन फंक्शंस थोड़ा सा डिक्लाइन होते हैं, वो जो प्यूबर्टी एज है उस टाइम पर भी कुछ हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं, कुछ बढ़ते हैं। ठीक है, hypothalamic responsiveness to changes in the internal milieu and the hypothalamic pituitary regulation of releasing hormones and stimulating hormones declined with age। और इसके साथ ही हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी रेगुलेशंस है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सीक्रेशंस है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं रिगार्डिंग
विद द एज, एज के साथ ये क्या होते हैं, डिक्लाइन होते हैं। अच्छा, यहाँ एक टर्म दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, शायद किसी को पता हो तो, इंटरनल वैल्यू। कौन सा? इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? इंटरनल वैल्यू का मीन्स क्या है, कोई बताएगा? किसी को पता है? वैल्यू थेरेपी, अगर जिसने साइकेट्रिक बीएससी नर्सिंग के थर्ड ईयर में, जिसने साइकेट्रिक नर्सिंग में वैल्यू थेरेपी पढ़ी है, उसे पता होगा। पता है क्या? चलो, वैल्यू नहीं पता तो इंटरनल वैल्यू का मीन्स, आप सिंपल भाषा में, ज्यादा डिटेल में ये समझे कि इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी का आंतरिक या इंटरनल वातावरण, एनवायरनमेंट। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया? हमने एनवायरनमेंट के टाइप पढ़े होंगे, तो दो टाइप का एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो बॉडी के अंदर का जो वातावरण, बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रही है वहां का वातावरण। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे शरीर के, हमारे आसपास के चारों ओर जो पाया जाता है वो वातावरण। इतना तो पता है। तो इंटरनल वैल्यू का मीन्स है इंटरनल, बॉडी के अंदर का वातावरण। ओके, क्लियर हुआ इतना? हाँ गुप्ता जी, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे अब क्या है। Hypothalamic regulation decline. The size of the thyroid gland increases but mostly because of the deposition of connective tissues. और जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। अब देखिए यहां फिर कंफ्यूजन हो गई। अब थायराइड ग्लैंड का साइज दो तरीके से बढ़ता है। किस किस तरीके से बढ़ सकता है, कोई बताएगा मुझे? एक तो कौन सी कंडीशन होगी जब बढ़ेगा? एक कंडीशन वो होगी जिसमें आयोडीन की कमी के कारण बढ़ेगा, तब हम उसे बोलेंगे घेंगा या ग्वाइटर रोग। बोलते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ घेंगा और आयोडीन की कमी के कारण नहीं बढ़ रहा। उसने बोला कि देखिए, द क्या बोला, द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस thyroid gland increases but mostly because of the deposition of connective tissues. कौन, किसके कारण साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है वहां? जो कनेक्टिव टिश्यू है उनका क्या हो रहा है वहां? डिपोजिशन हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है। और थोड़ा वेट करना, एक स्टूडेंट है उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, अभी नया ज्वाइन किया है उसने, मैं उसको बता दूं। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्या है सीक्रेशन एंड मेटाबॉलिज्म बोथ थायराइड हार्मोन से रिड्यूस्ड। अब मुझे बताइए कि थायराइड हार्मोन्स किस चीज में रोल प्ले करते हैं? थायराइड हार्मोन्स किस चीज में ज्यादा रोल प्ले करते हैं? थायराइड हार्मोन्स का मुख्य फंक्शन क्या होता है? सॉरी, आप लोगों की आवाज कम आ रही है, रुकना। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, इतना क्लियर हुआ? रुकिए, आपकी आवाज कम आ रही है, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि थायराइड ग्लैंड का मुख्य फंक्शन क्या होता है। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका मुख्य मेन फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना। आगे देखिए, बेसल सर्केडियन एंड मैक्सिमम लेवल्स ऑफ
Glucocorticoids and circulating levels of mineral corticoids are maintained within the normal range. और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके लेवल को मेंटेन करना, उनकी रेंज को नॉर्मल बनाए रखना, ये काम भी होता है। अब यहाँ एक और टर्म आया है बेसल सर्केडियन। इसका मतलब पता है किसी को? जल्दी बताएं, अगर पता है तो, नहीं पता है तो बताएं, ठीक है। बेसल सर्केडियन का मतलब पता है किसी को? चलिए, नहीं पता तो देखते हैं। बीनू बीनू कुमारी क्लास में ऐड हो गई? चलिए, ठीक है। बेसल सर्केडियन का मीन्स होता है नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल साइकिल जो हम जीते हैं, ठीक है। डेली लाइफ जो रूटीन है, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन साइकिल। ओके, अगर सर्केडियन साइकिल क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीन्स हमारी जो डेली लिविंग लाइफ है दैट इज कॉल्ड सर्केडियन लाइफ, ठीक है, सिंपल भाषा में। आगे देखिए, एजिंग इज एसोसिएटेड विथ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, द फैक्टर्स दैट लीड टू द डिरेंजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म आर। और इसके साथ ही क्या होता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो लीड करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। देखिए क्या क्या है, डिक्रीज ग्लूकोज इंड्यूस्ड इंसुलिन सीक्रेशंस। इसके साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डिक्रीज होता है ग्लूकोज इंड्यूस्ड जो इंसुलिन सीक्रेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओल्ड एज में। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, सेकंड, इम्पेयर्ड impaired uptake of glucose by the skeletal muscles and adipose tissues। और जो ग्लूकोज, जो टिश्यू के लिए, टिश्यू को जो ग्लूकोज चाहिए उतना ग्लूकोज नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका जो अपटेक है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ increased body fat, physical inactivity, lack of fibrous in the diet, impaired renal functions, increased sympathetic nervous system activity and effect of drugs। और क्या क्या हो जाता है, बॉडी फैट इंक्रीज होने लगता है, फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, फाइबर्स डाइट का कम हो जाती है, रीनल फंक्शंस इंपेयर्ड हो जाती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाती है, और जो ड्रग्स के इफेक्ट है वो भी बढ़ या घट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स जो पाई जाती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं ओल्ड एज में, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए क्या है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ इन द कॉमनेस्ट मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज। अब वो आपसे पूछ लेगा कि ओल्ड एज द कॉमनेस्ट मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में मस्कुलो स्केलेटल की सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, क्या रहती है, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। ओके, इंपोर्टेंट है, याद रखना। एंड देयर आर सेवरल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन देयर कंट्रीब्यूशंस आर इंक्लूड। और डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि फर्स्ट है लॉस ऑफ मोटर सेल्स एंड देयर रिप्लेसमेंट्स बाय कनेक्टिव टिश्यूज एंड फैट्स। जो मोटर सेल्स होती हैं उनमें लॉस हो जाता है और उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। वहां पर कनेक्टिव टिश्यू और फैट क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, failure to achieve maximum activation of muscles, failure to achieve maximum activation of muscles due to loss of motivation, reflex inhibition and variable extent of arthritis। और जो
जो मैक्सिमम एक्टिवेशन है जो मसल्स का वो भी लॉस हो जाता है, मूवमेंट है लॉस हो जाता है, रिफ्लेक्स है वो इनहिबिट हो जाते हैं, अच्छे से रिफ्लेक्स नहीं कर पाता है वो अपनी एक्सट्रीमिटीज को, साथ में ही उसको अर्थराइटिस की भी दिक्कत हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, लेस बॉडी मूवमेंट्स, इसके साथ ही उसके बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस, और इसके साथ ही जो बहुत सारे हार्मोन्स है उन वो घट जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स एटसेट्रा। ये पॉइंट्स चारों याद रखना इंपोर्टेंट है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन देके वो आपसे पूछ सकता है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और वो आपको क्वेश्चन एक्सेप्ट का पूछेगा, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, आगे देखिए, बोन इज अ डायनामिक टिश्यू विथ ऑनगोइंग रिमोल्डिंग throughout the life. With aging, the surface of bone cartilages tend to break down, which reduce the tensile strength, fatigue resistance and strength of joints. और एज के साथ जो बोन है उनकी स्ट्रेंथ, कैल्शियम डिपोजिशन ये भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, तथा पेशेंट है वो ओस्टियोपोरोटिक भी हो जाता है। ठीक है, अब ओस्टियोपोरोटिक या ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इससे पहले किसी ने सुना है ऑस्टियोपोरोसिस? हाँ, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसे। आगे देखिए, पेरीआर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू सच एज intervertebral disc, ligaments, tendons and capsules of joint change with age, resulting in thickening, dislocation and fibrous of joint capsule। और इसके साथ ही जो joints हैं, टिश्यूज हैं, ligaments हैं, tendons हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी इनके भी इनमें भी चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे थिकंड हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन हो जाएगा उनका, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रोसिस हो जाएगा वहां, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आल्सो लॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसके साथ ही जो टॉन्सिल टेंसिल जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेंसिल जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी लूज करते हैं। हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? क्या क्या कमजोर हो जाती है? हाँ, तो टेंडन्स और लिगामेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी तो कम हो रही है, घट रही है ना। चलिए, कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ये कुछ कॉमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिगार्डिंग क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जो ओल्ड एज में देखने को मिलती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जेनिटो यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जेनिटो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग क्या क्या दिक्कतें होती है, तो देखिए, जेनिटो यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या है। Menopause takes place between the early 40s and 50s, after which the ovaries reduce their production of female sex hormones। और 40 से 50 की एज में या इसके बाद मीनोपोज की कंडीशंस फीमेल्स में देखने को मिलती है, जब जो ओवरीज है उनके द्वारा जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, several physical and emotional changes occur which have short term and long term implications। और इसके साथ ही मीनोपोज के टाइम पर जो वुमेन्स हैं उनमें क्या रहता है, उनमें इमोशनल और फिजिकली बहुत सारे चेंजेस हैं वो देखने को हमें मिलते हैं, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। In the early 60s, long-term implications of menopause, namely structural changes in sex hormone, urinary tract and skin, and an increased risk of ISD। ठीक है, अब इसके साथ ही क्या होता है, 60s, अर्ली 60s एज में लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी देखने को मिलती हैं ड्यू टू मीनोपोज, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखता है सेक्स हार्मोन्स में,
डिक्रीज हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्किन में, और साथ में रिस्क बढ़ जाती है आईएचडी की। अब कोई मुझे बताएगा आईएचडी का फुल फॉर्म क्या है? क्या? हाँ, तेज बोलो। वेरी गुड। इश्केमिक हार्ट डिजीज, साथ में ही ऑस्टियोपोरोसिस एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स वुड बी मोर एविडेंट, और इसके साथ ही डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट फॉर दीज इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन लॉस आफ्टर मीनोपोज। और एक्सेप्ट क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो लॉस हो जाता है, उसका इफेक्ट लॉस हो जाता है आफ्टर मीनोपोज। देयर इज वेरी लिटिल चेंज इन अ वुमन सेक्सुअल एबिलिटी, और बहुत ही लिटिल या छोटा सा चेंजमेंट वुमन में देखने को मिलता है रिगार्डिंग उनकी जो जो उनकी सेक्सुअल एबिलिटीज है उसके रिगार्डिंग। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की, कि ओल्डर मैन, अभी तक हम वुमन की बात कर रहे थे, अब हम मैन की बात करेंगे। तो ओल्डर मैन डू नॉट एक्सपीरियंस हार्मोनल चेंजेस टू द एक्सटेंट दैट वुमन डू। जिस प्रकार से वुमन में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उन्हें वो फील कर पाती हैं, उस प्रकार से जो मैन है वो फील नहीं कर पाता है हार्मोनल चेंजेस को। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी, टेस्टोस्टेरोन जो हॉर्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में। इसी के साथ द मेन इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी इज ऑन पेनाइल इरेक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड लॉस ऑफ लिबिडो। और इसके जो मेन इफेक्ट है वो क्या क्या देखने को मिलेंगे जब टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी? तो पेनाइल इरेक्शन, ठीक है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड लॉस ऑफ लिबिडो। अब लिबिडो का मींस पता है क्या क्या होता है? लिबिडो, व्हाट द मींस ऑफ लिबिडो? ये एक साइकेट्रिक का मेंटल का टर्म है लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब पता है? किसी को भी नहीं पता लिबिडो का मतलब क्या है? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। लॉस या डिजायर ऑफ, जो इंटरकोर्स या सेक्सुअलिटी है, सेक्स है, उसकी डिजायर कम हो जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। Sperm production generally does not end until the mid-70s. Most men over 65 years of age have at least some enlargement of the prostate. और इसके साथ ही जो स्पर्म जो प्रोडक्शन है वो 70 की एज तक पहुंचते पहुंचते कम होता है, तब तक कम नहीं होता है। इसके साथ ही कुछ जो मेंस हैं, जो जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, वो 70 और 65 एज पर उनमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट देखने को भी मिलता है। ठीक है, द किडनी साइज एंड द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स डिक्लाइन विथ एज। और किडनी का साइज और नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या है, किसकी बेसिक यूनिट है? किडनी की बेसिक फंक्शनल और यूनिट और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो नेफ्रॉन्स है, और उनका जो नंबर्स हैं वो नेफ्रॉन्स भी नंबर्स में क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा क्या है? द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पर किडनी डिक्रीजेस बाय 30 to 50% बिटवीन द एज 25 to and 85। 25 से 85 साल के बीच में जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो कितने परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं इस एज में, बिटवीन द 25 to 80 ईयर्स? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 30 to 50%। एंड आगे देखिए, द माइक्रो आईटी architecture of the nephrons is distorted, as a result of which the remaining filtering units also functions less well। और इसके साथ ही जो फिल्टरिंग फंक्शंस है किडनी का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, इन डिक्रीज हो जाता है। एंड द ब्लड सर्कुलेशन डिक्लाइंस एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्लेरोसिस ऑफ रीनल वैस्कुलर एंड द ग्लोम्युलर फिल्टर। जीएफआर रेट डिक्लाइन नियरली 50 to 50% बाय 19 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज। अब
19 या 80 इयर्स का जो ओल्ड एज पीपल है उसके अंदर जो जीएफआर रेट है वो कितने परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितने परसेंट डिक्रीज हो जाती है? तो 50%। किस एज पर जाकर? 80 से 90 की एज पर, ठीक है। In spite of all these changes, the kidneys maintain the volume and composition of the extracellular compartment within normal limits of voltage. However, the phase of physiological and or pathological stress, इसमें कुछ नहीं है. The apparent become the kidney becomes less responsive to sodium loss and anti-hormone which acts as an altered permeability with the kidney cells and conserve the water and less effective with the loss of. कुछ नहीं है इसमें, ठीक है. Next, sodium and the water. The GFR is usually highest during daytime with the largest volume of urine excretion. और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हाईएस्ट किस टाइम पर रहती है? डे टाइम में, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो हायर कब रहेगी, किस टाइम में रहेगी? डे टाइम में रहेगी। एंड इन ओल्डर पीपल द पैटर्न इज अल्टर्ड एंड किडनी कंटिन्यूज टू बी क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, और नाइट में कम रहती है। और एक ये इंपोर्टेंट है, ब्लैडर कैपेसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैडर कैपेसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट। द ब्लैडर कैपेसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 500 टू 600 ml टू अबाउट 250 ml। और जो ब्लैडर की कैपेसिटी है वो कितनी कम हो जाती है? 500 से 600 ml डिक्रीज हो जाती है और लगभग 250 ml तक रह जाती है, ठीक है। एंड आगे देखिए, not only is the capacity lowered but there is also more residual urine remaining after voiding। और ये ही नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटी ही कम हुई है, इसके साथ ही जब वो वॉइड करने जाता है तो रेसिडुअल जो यूरिन है वो भी वॉइडिंग के टाइम पर रह जाती है। जब वो वॉइड करने जाता है तो कंप्लीटली वॉइडिंग नहीं कर पाता है, थोड़ी सी करेगा, बाकी का रेसिडुअल अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है, स्टोर ही रह जाता है, ठीक है। Next, the small capacity of bladder coupled with higher nighttime glomerular filtration results in older persons getting up several times during the night to urinate। हटाइए, कुछ नहीं है इसमें। Older women usually have less muscles power in the abdominal and perineal muscles which makes the bladder control more difficult in men। और इसके साथ ही उनकी जो मसल्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाती हैं, तो उनका जो मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्टेबिलिटी है, कंट्रोल कैपेसिटी है, वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। एनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट का मैन के अंदर, और ब्लॉक हो जाता है यूरिन का फ्लो एंड यूरेथ्रा कॉजिंग हेसिस्टेंसी, और हेसिस्टेंसी देखने को मिल सकता है। अब कोई मुझे बताएगा हेसिस्टेंसी का मीन्स क्या है? हेसिस्टेंसी और डिफिकल्टी इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रीम एंड द फाइनल लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड रिटेंशन ऑफ विड्रॉल फ्लो। हेसिस्टेंसी का मीन्स बताओ। वेरी गुड, हाँ वही है, वाह गुप्ता जी, मजा बांध दिया। हेसिस्टेंसी का मीन्स है ड्रॉप के फॉर्म में यूरिन आना, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन का आना, ओके, दैट इज कॉल्ड हेसिस्टेंसी। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? और ये क्या है, यूरिन रिटेंशन का भी कॉज होता है ना। अब देखिए आगे, द नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इन द किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। और क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखिए क्या क्या है। हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोनाइट्रेमिया, और हाइपोनाइट्रेमिया की कंडीशन हो सकती है। व्हाट द मीन्स ऑफ हाइपोनाइट्रेमिया? हाइपो का मीन्स कम होना, नाइट्रे का मीन्स हाइपो का मीन्स क्या है? कम होना। नाइट्रे का मीन्स है सोडियम, किसका कम होना?
मियाँ का मीन्स क्या होता है? तो ब्लड में किस चीज की कमी आ जाए, कम हो जाएगा? समझ में आ गया? क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से, रीनल फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है? जैसा ही लिया वो यूरिन के द्वारा उसको बाहर निकाल देगा। क्लियर? आगे देखिए, इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये इनसे एक्सेप्ट करके क्वेश्चन बना के पूछता है वो। नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ड्रग लॉस इन ओल्ड एज, और ड्रग लॉस या ड्रग जो है उनका कम से कम उसकी नेसेसिटी रखना। एंड नॉक्चूरिया एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, व्हाट्स द मीन्स ऑफ नॉक्चूरिया और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? हाँ, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? हाँ, वेरी गुड, वाह विचित्र बाबू। क्या है कि यूरिन का कंट्रोल नहीं होना, निकल जाना, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नॉक्चूरिया, नाइट में यूरिन का होना, निकलना, दैट इज कॉल्ड नॉक्चूरिया। एंड यूटीआई एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोथ एल्डरली मेल्स एंड फीमेल्स एंड बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड मेलिग्नेंसी ऑफ प्रोस्टेट इन मेल्स आर क्वाइट कॉमन। ठीक है, यूटीआई और यूरिनरी कॉन्टिनेंस मेल और फीमेल्स में दोनों में पाया जाता है, जबकि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है वो केवल मेल्स में देखने को मिलता है ओल्ड एज में। क्लियर इतना? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।